स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग CBT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज यहाँ पे फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए हम टॉप MCQs लेके आए हैं, जिसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हैं तो ये सिर्फ 50 क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन के साथ साथ एक ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको कराते हैं क्वेश्चंस जिसमें 50 की जहाँ आपको 100 क्वेश्चन से ज़्यादा की नॉलेज आपको मिल जाती है कंप्लीट। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल की मिलती रहें। एंड ये 50 क्वेश्चंस का वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आप अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में 100% स्कोर कर पाएंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लाइक वाला बटन जो है इसको प्लीज़ दबा दीजिएगा। बिना आपके लाइक के वीडियो ना यूट्यूब पे डाउन हो जाती, फिर बड़ा डिमोटिवेशन होता है थोड़ा सा, ठीक। तो प्लीज़ उसे आप लोग ज़रूर दबाइएगा एंड उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, समपंचभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है? समपंचभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है? तो समपंचभुज के आंतरिक कोण होते हैं, एक कोण होता है आपका 108 डिग्री का, ठीक है। कैसे निकालते हैं? तो देखिए, किसी भी बहुभुज का, चाहे पंचभुज हो, खटभुज हो, अष्टभुज हो, आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180। अब ये पंचभुज है, n कितना है 5, 5 में 2 इंटू 180। जैसे आप करेंगे 5 में 2 गया 3, 18 3 54, यानी इसके कोणों का योग कितना आ गया 540। अब ये समपंचभुज है तो 5 से अगर आप भाग दे देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक कोण कितना डिग्री हो गया 108 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टभुज में आंतरिक सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? तो अष्टभुज के आंतरिक कोण का आपको मान बताना है। सेम आप वही करेंगे, 18 - 2 इंटू 180 बटे, अभी अष्टभुज है तो बटे 8 कर देंगे आप। कितना आएगा 135 डिग्री आ जाएगा। करके आप लोग निकाल लीजिएगा। अष्टभुज मतलब जिसकी 8 बराबर भुजाएं हों, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अष्टभुज है 8 - 2 इंटू 180 अपान 8 भुजाएं हैं तो 8 कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। इसी से आप निकालेंगे 135 डिग्री आपका मान यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे किस नाम से जानते हैं? तो दो भुजाएं अगर समान है तो क्या कहेंगे उसे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु। सभी भुजाएं समान है तो समबाहु। एक कोण 90 अंश का है तो समकोण। सभी भुजाएं असमान है तो विषमबाहु, ठीक है। यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चंस पता चले। ये क्या है आपका? समबाहु त्रिभुज। ये क्या है आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका क्या है यहाँ पे? समकोण, या आप कहिए विषमबाहु त्रिभुज है। 90 डिग्री रहेगा, समकोण त्रिभुज भी होगा, ठीक है। इंग्लिश भी देख लीजिए, अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो हमने इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में रखा है लगभग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग के केंद्र बिंदु किस प्रकार के होते हैं? देखिए, हमने 2 ही ऑप्शन रखा, आपको 4 ऑप्शन वहाँ मिल जाएंगे। तो जो बॉल बियरिंग है उसके केंद्र बिंदु हमेशा क्या होते हैं? समकेंद्रीय होते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या क्या पूछना चाह रहा है। ये आपका क्या होता है? आउटर रेस होता है, ये आपका इनर रेस होता है, ठीक। अब इन दोनों का आप केंद्र अगर देखेंगे, दोनों जो सर्कल बन रहा है इनका केंद्र सेम है, तो इसे क्या कहेंगे? समकेंद्रीय कहेंगे। उसी यहाँ कोई चीज़ ऐसी हो कि ये आउटर हो और ये वाला आपका पता लगे इनर हो, तो इसका तो केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है, तो इसको हम लोग उत्केंद्रीय या विषम केंद्रीय कहते हैं, ठीक है। तो बॉल बियरिंग कैसी रहेगी? बॉल बियरिंग का केंद्र बिंदु क्या रहेगा? समकेंद्रीय रहेगा, कंसेंट्रिक रहेगा, ठीक। दोनों का कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा आपका कहीं बिंदु। अगला क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक परंतु 180 से कम हो, उस त्रिभुज को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जिस भी त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा हो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे या अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। जिसके सारे 90 अंश से कम हो उसे क्या बोलेंगे? उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है। एक कोण देखिए कितना है? 96 डिग्री है। नेक्स्ट है, वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहा जाता है? वृत्त की परिधि के एक अंश को, मतलब परिधि के एक टुकड़े को क्या कहेंगे? स्पर्शी यानी टेंजेंट, चाप यानी आर्क, व्यास यानी डायमीटर, जीवा यानी कॉर्ड। यहाँ आपको हम कई सारे, यहाँ भी आपको आंसर मिलने वाले हैं। देखिए, वृत्त की परिधि के किसी एक खंड, ये आपकी क्या है? परिधि है। इसके इस इतने पोर्शन को हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। किसी एक खंड को क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। परिधि के दो हिस्सों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कॉर्ड यानी जीवा कहलाती है। जीवा द्वारा जो काटा गया भाग है उसको क्या कहते हैं? खंड या सेगमेंट कहते हैं, ठीक। ये क्या होती हैं आपकी? ये त्रिज्याएं होती हैं, ठीक।
ये क्या होता है, दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया भाग क्या होता है आपका, सेक्टर होता है, जिसे हम वृत्तखंड बोलते हैं या सेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे किस नाम से जाना जाता है। अब प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो क्या हुआ, वो न्यून कोण त्रिभुज हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस तरह से मान लीजिए सारे कोण देखिए 90 अंश से कम है तो ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे निर्माण रेखा चित्र में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, झुके एवं टेढ़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। रुके हुए जल के समानांतर चलने वाली रेखा का नाम बताइए। देखिए जब भी आप कोई निर्माण रेखा बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, ठीक, तो उसमें कई तरह की रेखाएं होती हैं, बट अगर कोई रुका हुआ जल है तो उसके समानांतर चलने वाली रेखा हमेशा कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, क्षैतिज होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है। अब धरातल पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो धरातल से कैसा रेखा बना रहा है, वर्टिकल यानी लंबवत, परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो धरातल से लंबवत रेखा बनाएगा, परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चाप व जीवा, आर्क एंड कार्ड से घिरे भाग को किस नाम से जाना जाता है। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, डायामीटर या स्पर्शी। देखिए चाप व जीवा, आर्क व जीवा से जुड़े मतलब घिरे भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड या सेगमेंट कहते हैं। ये क्या है, आपकी जीवा है, ये क्या है, आपका आर्क है। इससे घिरे हुए भाग को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सेगमेंट कह रहे हैं। ठीक है, सेगमेंट। एंड ये क्या आपका होता है, सेक्टर त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं से घिरे भाग और आर्क से घिरे भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ठीक, अब कई बार सेगमेंट में होता है अगर आपका माइनर सेगमेंट या आपका मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट है, वह बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं होती उसे क्या कहा जाता है। तो 6 भुजाएं हैं तो क्या कहेंगे, उसको खटभुज कहेंगे। ठीक है, 7 हैं तो सप्तभुज, 8 हैं तो अष्टभुज और 5 हैं तो पंचभुज। ये क्या है आपका, षटभुज या खटभुज। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का वह भाग जो एक चाप व एक व्यास से बना हो क्या कहलाता है। एक चाप यानी एक आर्क और डायमीटर से बना है, तो आर्क और डायमीटर से बना है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक, क्यों, ये आपका क्या है, डायमीटर है, ये आपका क्या है, आर्क है। अब ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। दोनों मिला के पूरा कंप्लीट वृत्त बन गया, सर्किल। ठीक, तो हमेशा व्यास व चाप से घिरे भाग को हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक समकोण एवं चाप द्वारा प्राप्त वृत्त को क्या कहा जाता है। एक समकोण, ध्यान दीजिए, एक समकोण यानी राइट एंगल और एक आर्क द्वारा प्राप्त भाग हमको क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको, वृत्त का चौथाई भाग बोलते हैं। ये देखिए, ये समकोण है और ये आर्क है, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त का क्वाड्रेंट बोलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हो सकते हैं, यानी चौथाई भाग है वृत्त का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि में ही बना दूसरा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु अलग हो क्या कहलाएगा। तो वृत्त की परिधि में बना दूसरा वृत्त जिसका केंद्र अलग होगा वो विषम केंद्र कहलाएगा, विषम केंद्र बिंदु वृत्त कहलाएगा। देखिए ये क्या है, सम केंद्र है, इसका भी केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही है, और ये है आपका विषम केंद्र, इसका केंद्र यहाँ कहीं है, दूसरे का केंद्र यहाँ कहीं है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ हाइट टू लेंथ ऑफ एन एरो इन डायमेंशनिंग इज। यहाँ कह रहा है विमांकन में एक तीर की हाइट और लेंथ का अनुपात कितना रहता है। तो विमांकन में एक तीर की हाइट और लेंथ का अनुपात होता है 1:3। क्या होता है, 1:3। आपका जो एरो आप लगाते हैं ना डायमेंशनिंग में, इसका ये पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन यानी ये एंड ये जो अनुपात है ना, ये और इसकी ये लंबाई, ये 1:3 के अनुपात में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डायमेंशनिंग डज नॉट रिप्रेजेंट। विमांकन रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब डायमेंशनिंग किस चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को, लेंथ को, डेप्थ को या मटेरियल को। तो डायमेंशनिंग आपका हाइट, लेंथ व डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, मटेरियल डायमेंशनिंग के अंतर नहीं बताया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायमेंशनिंग द डायमेंशन आर अरेंज्ड ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विमांकन में विमांकन को केवल एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। तो विमांकन सीधी रेखा में आपका किस में होता है, चेन डायमेंशनिंग में। आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखा देते हैं चेन डायमेंशनिंग का, ये है, आप इसमें देख सकते हैं सारा विमांकन जो है आपका किस में है, चेन डायमेंशनिंग में
एक सीधी रेखा में है ना, आप देख रहे हैं ना, सारा एक किसमें, सीधी रेखा में है। उसी यहाँ अगर आप पैरेलल डायमेंशनिंग में देखेंगे सीधी रेखा में नहीं है, ये पैरेलल ही है। यहाँ क्या है, सीधी रेखा, सीरीज जैसा है, चेन की तरह, ठीक। तो इसे कहते हैं चेन डायमेंशनिंग और इसे कहते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। अगला है डायमेंशन लाइन शुड बी ड्रॉन एट लीस्ट स्पेस mm अवे फ्रॉम द आउटलाइन एंड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ कह रहा है जो आप डायमेंशन लाइन बनाते हैं किसी ड्राइंग के दौरान, वो कितनी दूर होनी चाहिए आउटलाइन से, तो मिनिमम वो 8 mm दूर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 mm दूर होनी चाहिए आपस में, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 8 mm दूर। अगला क्वेश्चन है इन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम द डायमेंशंस आर। देखिए यहाँ कह रहा है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में जो डायमेंशंस हैं वो कैसी होती हैं। प्लेस एबव द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी जाती है, मतलब ये डायमेंशन लाइन तो यहाँ लिखी जाएंगी। प्लेस बिलो द, यानी डायमेंशन लाइन के नीचे। प्लेस्ड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन, इस तरह से, या प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द डायमेंशन लाइन, ऐसा करके लेफ्ट साइड में। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में हम कहाँ लिखते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका यूनिडायरेक्शनल, एक होता है आपका अलाइंड। यूनिडायरेक्शनल में देखिए कहाँ लिखते हैं हम, ब्रेक कर करके लिखते हैं ना बीच में, और अलाइंड सिस्टम में कहाँ लिखते हैं, लाइन के ऊपर लिखते हैं हमेशा, ठीक। कहाँ लिखते हैं, लाइन के ऊपर। तो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा आपका, प्लेस्ड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन। यूनिडायरेक्शनल में हम लाइन को ब्रेक करेंगे, बीच में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है इन अलाइंड सिस्टम द डायमेंशंस आर। अलाइंड सिस्टम में कहाँ रहेगा, अभी हमने बताया लाइन के कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन, हमेशा डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर। वर्टिकल है तो इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द फिगर्स कैन रीड फ्रॉम द बॉटम एज वेल एज राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग। यहाँ कह रहा है विमांकन की किस प्रणाली में जो आंकड़े हैं, जो डायमेंशन है, उसको नीचे से और दाहिने हाथ से हम पढ़ सकते हैं। अलाइंड सिस्टम में, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में, नॉन अलाइंड मल्टी डायरेक्शनल सिस्टम में, या पैरेलल सिस्टम में। राइट आंसर आपका अलाइंड सिस्टम में। किसमें, अलाइंड सिस्टम में। हमने आपको यहाँ पे दिखाया ही था। आप या तो नीचे से पढ़ सकते हैं, देखिए सीधा सीधा आपको दिखेगा, या तो आप यहाँ राइट साइड से पढ़ सकते हैं, यहाँ आपको सीधा सीधा दिखेगा। इसे ही कहते हैं अलाइंड सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन डायमेंशनिंग द लाइन्स इनक्लोजिंग द डायमेंशन लाइन आर नोन एज। विमांकन में बीमा रेखा को घेरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, लीडर लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, या आउटलाइन। तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। ये जो लाइन्स है ना, ये क्या होती हैं आपकी, एक्सटेंशन लाइन होती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है वाइल डायमेंशनिंग व्हाट शुड ऑलवेज बी रिटन बिफोर अ पॉइंट अकम्पनीड बाय अ फिगर इफ द वैल्यू ऑफ द फिगर इज लेस देन यूनिटी। यहाँ कह रहा है डायमेंशनिंग करते समय अगर मान 1 से कम है तो हमेशा उस अंक से पहले क्या लिखा जाना चाहिए। तो जब भी अंक का मान 1 से कम हो तो हमेशा आप उसके पहले 0 लिखेंगे। 1 से कम मतलब क्या होता है, जैसे 1 है, मान लीजिए 0.9 है, तो आप 0.9 नहीं लिखेंगे, 0.9 लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 लिखते हैं उससे पहले, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। 24वां क्वेश्चन है इन व्हिच सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द फिगर्स कैन रीड फ्रॉम द बॉटम ओनली। यहाँ कह रहा है विमांकन की किस प्रणाली में हम नीचे सिर्फ जो है आंकड़े नीचे से ही पढ़ सकते हैं। अलाइंड सिस्टम में तो आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते थे, नीचे से भी और दाहिने से। यूनिडायरेक्शनल में कहाँ से पढ़ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे से, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ना, नीचे से ही आप पढ़ेंगे, आपको नीचे से ही सारा कुछ सीधा दिखेगा, ठीक। इस साइड से पढ़ेंगे सब उल्टा दिखेगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में। 25वां क्वेश्चन है अक्षरण, लेटर राइटिंग जिसे कहते हैं, प्रायः किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है, 7H से, 6B से, 3H से, या H से। तो ये ना हार्डनेस होती है, हार्ड है, ब्लैक है, तो हमेशा जो अक्षरण होता है आपका वो प्रायः 3H पेंसिल से किया जाता है। किससे किया जाता है, 3H से। तो ग्रेडिंग के हिसाब से यहाँ H भी सही हो सकता था, HB भी, बट आपको 3H यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। कठोर ग्रेड आपका 9H से 4H तक होता है। मध्यम ग्रेड आपका 3H, 2H, H, HB और B होता है। नर्म ग्रेड आपका 2B, 7B जो कि ड्राइंग के कार्य के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है
IS विशिष्टता के अनुसार 210 इंटू 297 mm माप का परिष्कृत रेखा चित्र पन्ना किस ग्रेड के नाम से जाना जाता है? तो 210 × 297 जो साइज होता है पेज का, वो होता है आपका A4 साइज। ठीक है, क्या होता है? A4 साइज। यहाँ से आप याद कर सकते हैं सबका। A1 होता है 594 इंटू 841 mm। A0 होता है आपका 841 से 1189 mm, लगभग 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है। A2, A3, A4 होता है 210 से 297, A7, A5, ये सब कुछ यहाँ पे पेपर के ग्रेड हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त हस्त चित्रण किस ग्रेड की पेंसिल से किया जाता है? जो फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं वो किस ग्रेड से बनाते हैं? फ्री हैंड हमेशा बनाते हैं HB पेंसिल से। किससे? HB से। नेक्स्ट है, फ्रेंच कर्व का उपयोग किस प्रकार की रेखा बनाने में किया जाता है? तो फ्रेंच कर्व क्षैतिज रेखा, वक्र रेखा, ऊर्ध्वाधर या समानांतर। तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग हमेशा हम वक्र रेखाओं को बनाने में करते हैं। ये है आपका फ्रेंच कर्व। अलग अलग तरीके की आप वक्र रेखाएं इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट लाइन एवं सेंटर लाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? तो ऑब्जेक्ट लाइन और सेंटर लाइन हमेशा आप बनाएंगे किससे? 2H से। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन और सेंटर लाइन। सेंटर लाइन आप सबको पता है ना, ड्राइंग में इस तरह से होती है। इसको हम लोग बनाते हैं 2H ग्रेड की पेंसिल से। किससे बनाएंगे? 2H ग्रेड की पेंसिल से। नेक्स्ट है, ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है? तो सबसे कठोर ग्रेड होती है आपकी 9H। कौन सी होती है? 9H होती है। ये सब क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला है, ड्राइंग पेंसिल में सबसे नर्म ग्रेड कौन सा है? सबसे नर्म ग्रेड आपका 7B होता है। नेक्स्ट है, फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? फाइनल ड्राइंग आपकी 3H ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। अगला है, ड्राइंग आउटलाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? ड्राइंग आउटलाइन हमेशा हम लोग जो है 2H ग्रेड की पेंसिल से बनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2H ग्रेड। नेक्स्ट है, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग इनमें से किसके रूप में नहीं किया जा सकता? सेट स्क्वायर की तरह उससे काम ले सकते हैं, चांदा की तरह भी काम कर सकता है, पैमाना भी बता सकता है, नाप सकता है, बट फ्रेंच कर्व की तरह ये काम नहीं कर सकता। इससे हम वक्र रेखाएं नहीं खींच सकते। ठीक है, ये है आपका मिनी ड्राफ्टर या MD। इससे आप चांदा का भी काम कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर हेड है, स्केल का भी काम ले सकते हैं आप। ठीक है, और सेट स्क्वायर का भी काम आप ले सकते हैं। 35वां क्वेश्चन है, रेखा चित्रों में अक्षरों का विशेष महत्व है जो कि विभिन्न तरीकों से उपयोग आते हैं। IS विशिष्टता के अनुसार अक्षरों को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? अक्षर मतलब जो लेटर आप लिखते हैं ड्राइंग में, उन्हें किससे आप स्पेसिफाई करते हैं? तो हमेशा अक्षरों को उनकी ऊंचाई से स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, किससे? उनकी हाइट से। ठीक, AB जो भी आप लिख रहे हैं उनकी हाइट से स्पेसिफाई किया जाता है, उनकी हाइट कितनी है। इस तरह से आप लेटर राइटिंग करते हैं ना, ABCDEFG या 1 2 3 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है, IS विशिष्टता के अनुसार निम्न 4 प्रकार के टी स्क्वायर में से T2 द्वारा विनिर्देशित कौन सा है? T1, T2, T3, T4 स्क्वायर जो होते हैं, टी स्क्वायर होते हैं, उसमें T2 होता है आपका 700 mm वाला। क्या होता है? 700 mm का टी स्क्वायर आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर किस प्रकार की रेखाएं खींचने में उपयोग में लाया जाता है? तो टी स्क्वायर से आप क्या खींच सकते हैं? क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तिरछी रेखाएं या सभी प्रकार की रेखाएं। तो टी स्क्वायर से आप यहाँ पे क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट है, सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है? सेट स्क्वायर वृत्ताकार होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार या आयताकार। तो सेट स्क्वायर आपका कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट को उनके आकार के अनुसार भारतीय मानक द्वारा पदनामित किया गया है। 1 स्क्वायर मीटर सतह क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का पदनाम क्या होगा? तो 1 स्क्वायर मीटर जिसका क्षेत्रफल होता है वो होती है आपकी A0 सीट। सबसे बड़ी वाली सीट जो रहती है A0, उसे कहते हैं यहाँ पे। उसका जो साइज होता है कितना होता है? 1 स्क्वायर मीटर होता है। कैसे होगा आप यहाँ देख सकते हैं, 1189 को आप 841 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 1 स्क्वायर मीटर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः सभी प्रकार के झुके हुए अक्षरों को इटैलिक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इटैलिक प्रकार के अक्षर को ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री के कोण पर झुकाकर लिखा जाता है? तो इटैलिक अक्षर जो होते हैं वो ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री पे झुका के उन्हें लिखा जाता है। कितना? 15 डिग्री। ठीक है, ऊर्ध्वाधर से कितना? 15 डिग्री झुका के उन्हें लिखा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, ए प्रकार के अक्षर की ऊंचाई एच के अनुसार दो शब्दों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ कह रहा है ए प्रकार के जो अक्षर हैं उनकी ऊंचाई एच के अनुसार, अब हम बताएं ना आपको जो भी लेटर होते हैं उनको हम उनकी ऊंचाई से स्पेसिफाई करते हैं। तो जो दो शब्द हैं ना, दो शब्दों के बीच की जो दूरी होती है, दो वर्ड्स के बीच की जो दूरी होती है वो होनी चाहिए आपकी 6h/14, मतलब 6h यानी जो अक्षर की हाइट है ना उसको 6 से गुणा करके उसको 14 से भाग दे दो, जो आएगा उतनी दूरी पे हमें लिखने होते हैं अक्षर्स को। अगला है, ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। तो ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिंदुकित अदृश्य रेखा यूज़ करते हैं, डॉटेड लाइन यूज़ की जाती है ना अदृश्य भाग को दिखाने के लिए। ठीक, इसके अलावा आपके ड्राइंग के पेपर में जो है जो आपके टूल्स होते हैं हैंड टूल्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उसका भी एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे सभी तरह के सिंबल व हैंड टूल्स के साथ। ये है यहाँ पे डॉटेड लाइन, देखिए ये लाइन आपको दिखेगी नहीं ना, उसको यहाँ पे डॉटेड दिखाया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, बी प्रकार के छोटे अक्षर के आधार पर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। जैसे ए प्रकार था तो क्या थी 6h/14, बी प्रकार है तो होता है 14h/10। कितना होता है 14h/10, जहाँ h क्या है बी प्रकार के अक्षरों की हाइट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दी गई रेखा किस नाम से जानी जाती है। तो ये जो रेखा आपका किस नाम से जाना जाता है, इसको इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लंबी अवरोध रेखा। क्या कहते हैं, लंबी अवरोध रेखा। अलग अलग तरह की रेखाएं होती हैं यहाँ पे, इनको आप जान लीजिए, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। कंटिन्यूअस थिक लाइन का मतलब होता है विजिबल आउटलाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन का मतलब होता है डायमेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन। इस तरह से लाइन कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन का होता है बाउंड्री ऑफ लिमिट या पार्शियल या इंटरप्टेड व्यूज कहीं पे है वो। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस थिन जिगजैग, इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन या जहाँ पे हम कोई चीज़ ब्रेक कर रहे हैं। डैश्ड और थिक है तो हिडन आउटलाइन बोलते हैं उसको, डैश थिन है तब भी उसको वही बोलते हैं। एंड चेन और थिन है तो उसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं। चेन थिन का मतलब होता है सेम, फिर ये फिर ये फिर ये उसको। ठीक है, तो इतनी तरह की यहाँ पे रेखाएं हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन। लंबी और नहीं, लॉन्ग ब्रेक लाइन। अगला क्वेश्चन है, सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाना चाहिए जिससे वे निम्न द्वारा पढ़े या देखे जा सकते हैं। रेखा चित्र के ऊपर से, रेखा चित्र के बाएं से, रेखा चित्र के नीचे से या रेखा चित्र के दाईं तरफ से। राइट आंसर है रेखा चित्र के नीचे से। सभी अक्षरों को ऐसा लिखना चाहिए कि हम यहाँ से अगर पढ़ें तो देखिए इसको भी सीधा सीधा पढ़ पा रहे हैं, इसको भी सीधा सीधा पढ़ पा रहे हैं, ए बी सब कुछ हम सीधा सीधा पढ़ ले रहे हैं नीचे की तरफ से। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हैचिंग रेखा कितने कोण पर खींची जाती है। तो जो आपकी हैचिंग लाइन होती है वो कितने एंगल पे खींची जाती है। हैचिंग लाइन हम लोग खींचते हैं 45 डिग्री या 60 डिग्री पे। ठीक है, किस पे खींचते हैं, 45 डिग्री या 60 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा उपयोग में लाई जाती है। अब उसे हम क्या कर रहे हैं, बड़ा है उसे हम कम भाग में दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन का। जो अभी आपको लाइन दिखाई गई थी ना, इस तरह से आपने देखा होगा कई बार जो सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट के जो सिंबल होते हैं बीच में इस तरह की रेखा बना के फिर आगे बना देते हैं, इसका मतलब होता है इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है जो ड्राइंग पे शो नहीं की जा सकती। ठीक है, इस तरह की इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक, इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक। अगला क्वेश्चन है, एरो हैंड की लंबाई उसकी चौड़ाई का कितना गुना होती है। तो एरो हैंड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का कितना होती है, 3 गुना होती है। मैं आपको पीछे ही बताया था ना, इसकी ये 3 और ये आपका इसका चौड़ाई कितना 1:3 का हमेशा इसमें अनुपात रहता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, रोमन अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो रोमन अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 7:6, 7:6 यानी 7:6। अगला क्वेश्चन है, आईएस विशिष्टतानुसार रेखा चित्र में अक्षर विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। डबल स्ट्रोक अक्षरांकन किस अनुपात में लिखे जाते हैं। तो जो डबल स्ट्रोक लिखे जाते हैं 7:5 में लिखे जाते हैं। ठीक है, डबल रेशियो किस में लिखे जाते हैं, 7:5 में। ये थे 50 क्वेश्चंस। अगला जो ड्राइंग का आपका वीडियो होगा वो होगा आपके सिंबल्स पे, हैंड टूल्स पे, जो कि कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर आपने जरूर कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, एंड अच्छे से पढ़ाई अपनी करते रहिएगा। एग्जाम को अच्छे से देना है आपको। थैंक यू।